हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज यानी कि इतिहास से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किस शासक की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है यानुगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसको दिया गया था ये बताना है। 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। चंद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, यानुगुप्त होगा, समुद्रगुप्त होगा या चंद्रगुप्त प्रथम होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसको मिली है? तो समुद्रगुप्त को मिली है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। किस शासक को कविराज भी कहा गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है समुद्रगुप्त, बी है हर्ष, सी है महेंद्र वर्मन और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न से सही ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त, या ऑप्शन बी हर्ष, या ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस शासक को कविराज कहा गया है? तो इस प्रश्न में सही ऑप्शन ढूंढना है। कविराज किसे कहा गया है, यानी किस शासक को कविराज कहा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कौन से हो जाएंगे तो बताना है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह इन चारों में से ऑप्शन जो ए है समुद्रगुप्त, इनको कविराज की उपाधि दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। किसे पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकेंड ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे उन्होंने किसे पराजित किया था, और उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है शकों को, ऑप्शन बी है हुणों को, ऑप्शन सी है अरबों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने इन चारों में से किनको पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकेंड ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्कों को जारी किए थे। अगला प्रश्न है, उपारिक थे। उपारिक कौन थे? ऑप्शन ए है प्रांतीय शासक, ऑप्शन बी है जिले के प्रमुख, ऑप्शन सी है गांव का मुखिया और ऑप्शन डी है पुलिस अधिकारी। तो इन 4 ऑप्शन में से उपारिक किसको कहा गया था, कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। इन चारों ऑप्शन में से उपारिक की उपाधि किसको मिली थी? ऑप्शन ए है प्रांतीय शासक को, ऑप्शन बी है जिले के प्रमुख को, ऑप्शन सी है गांव के मुखिया को और ऑप्शन डी है पुलिस अधिकारी को। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग बताएंगे। हम लोग रिवीजन करते चल रहे हैं इस का। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा प्रांतीय शासक, इनकी उपाधि जो थी वो उपारिक की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वह कौन सा था? ऑप्शन इसमें है, ए ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है एरड़ और ऑप्शन डी है विदिशा। तो गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था बताना है। 4 ऑप्शन है, उज्जैन था, कन्नौज था, एरड़ था या विदिशा था। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा वह कौन होगा बताना है आप लोगों को। तो सही ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो था वह उज्जैन था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा।
गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र उज्जैन था। अगला प्रश्न है श्रेष्ठी था, यानी श्रेष्ठी किसे कहा जाता था। ऑप्शन इसका है ए निगम का प्रमुख, ऑप्शन बी है न्यायाधीश, ऑप्शन सी है युद्ध मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी श्रेष्ठी किसे कहा जाता था। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए निगम का प्रमुख, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी युद्ध मंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा इन चारों में से सही ऑप्शन चुन के बताना है कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। श्रेष्ठी जो था वह किसे कहा जाता था, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वह निगम का प्रमुख कहलाता था। श्रेष्ठी जो था यह उसकी पदवी थी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक जो थे इनमें से 4 ऑप्शन है, बताना है। पहला है दंडी, दूसरा है कालिदास, तीसरा है सी हर्ष और इसका ऑप्शन डी है भास। तो ये 10 कुमार चरितम जो है इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है दंडी, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है भास। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन होंगे इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो आप लोग सही आंसर करेंगे। कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो जो 10 कुमार चरित्र जो है इसके लेखक जो है वो दांडी हैं। इसका जो ऑप्शन ए सही होगा वह दांडिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। ऐसे स्थापत्य को बताना है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला जो स्थापत्य है वह कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन ए है अजंता गुफा में, ऑप्शन बी है एलिफेंटा गुफा में, ऑप्शन सी है एलोरा गुफा में और ऑप्शन डी है कालरा गुफा में। इन चारों प्रश्नों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वह बताना है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य जो है वह कहाँ पे अवस्थित है। अजंता में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है या कालरा में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह एलिफेंटा गुफा हो जाएगा, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति लगी हुई है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मेहरौली यानी दिल्ली में जो मेहरौली है, दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। यानी दिल्ली में जो स्थित है मेहरौली, वहाँ का लौह स्तंभ का निर्माण, मेहरौली का जो लौह स्तंभ प्रसिद्ध है इसका निर्माण किस सदी में हुआ था। इसमें ऑप्शन ए है 4th सदी में, ऑप्शन बी है 7वीं सदी में, ऑप्शन सी है 3य सदी में और ऑप्शन डी है 2य सदी में। तो मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण इन चारों ऑप्शन में से बताना है किस सदी में हुआ था। ऑप्शन ए 4th सदी, ऑप्शन बी 7वीं सदी, ऑप्शन सी 3य सदी और ऑप्शन डी 2य सदी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है 4th सदी। 4th सदी में मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था, जो कहाँ पे है तो दिल्ली में है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है। यानी कि बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा जो है वह पांडवों की गुफा कहलाती है। तो ऑप्शन इसमें है 4 ऑप्शन है। पहला है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी और ऑप्शन डी है 5वीं। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गुफा जो है पांडवों की गुफा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताना है। बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। इस चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा। पांडवों की गुफा कौन सी गुफा कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि
दूसरी गुफा जो है पांडवों की गुफा कहलाती है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा को सबसे पहले खोजा गया। जो एलोरा की गुफा है इसको सबसे पहले खोजा गया था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है गुफा संख्या 15 दशावतार के, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 19 सप्तमातृका, सी है गुफा संख्या 21 रामेश्वर और डी है गुफा संख्या 29 घूमर लेह। तो ये जो 4 गुफाएं हैं, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 21 और गुफा संख्या 29, तो ये 4 गुफाएं जो हैं इनमें सबसे पहले खोजा गया था जो गुफा, वह कौन सा है, तो वह सी है गुफा संख्या 21 रामेश्वर, इसको सबसे पहले खोजा गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासन काल में हुआ। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है मौर्य और ऑप्शन डी है गुप्त। तो मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन जो था वह किस वंश के शासन काल में हुआ था, बताना है। राष्ट्रकूट के शासन काल में हुआ था, सातवाहन के शासन काल में हुआ था, मौर्य शासन काल में हुआ था या गुप्त शासन काल में हुआ था। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है ढूंढ के, यानी कि मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन इन 4 वंशों में से किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, यह सही हो जाएगा। मौर्य शासनकाल में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था। फाहियान जब भारत आया था गुप्त काल में, तो उस समय भारत में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वह क्या था, तो बताना है इसमें। ऑप्शन ए है पड़, ऑप्शन बी है दाम, ऑप्शन सी है कौड़ी और ऑप्शन डी है सिक्के। तो फाहियान के अनुसार, मतलब फाहियान जिनने लिखा है गुप्त काल में भारत में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वह क्या था, इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए पड़ था, ऑप्शन बी दाम था, ऑप्शन सी कौड़ी था या ऑप्शन डी सिक्के थे। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी जो इसका है कौड़ी, वह फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का यह माध्यम हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए। ऐसा काल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था, क्या हुआ था, सोने का सिक्का हुआ था, वह काल कौन सा है। ऑप्शन ए है कुषाण काल, ऑप्शन बी है हिंद यवन, ऑप्शन सी है गुप्त काल और ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो इन 4 काल में से सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के प्रचलित हुए तो वो किस काल में हुए। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, बताना है। ऑप्शन ए है कुषाण काल, ऑप्शन बी है हिंद यवन, ऑप्शन सी है गुप्त काल और ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इन 4 में से बताएंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जो प्रचलित हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है गुप्त काल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारवां बनकर यानी कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। यानी ऐसे व्यापारियों के प्रमुख जो कारवां बनाकर चलते थे उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है अग्रणी, ऑप्शन बी है श्रेष्ठी, ऑप्शन सी है सार्थवाह और ऑप्शन डी है वणिक। इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इन 4 ऑप्शन में से ये सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन ए है अग्रणी, ऑप्शन बी है श्रेष्ठी, ऑप्शन सी है सार्थवाह और ऑप्शन डी है वणिक। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा, यानी सार्थवाह जो थे
ये कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गुप्त काल का प्रमुख खगोलज्ञ एवं गणित शास्त्री था। गुप्त काल का जो प्रमुख खगोलज्ञ एवं गणित शास्त्री जो था उसका नाम क्या था, बताना है। ऑप्शन ए है वाराहमिरी, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है ब्रह्मागुप्त। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। जो गुप्त काल का प्रमुख खगोलज्ञ और गणित शास्त्री था, इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। वो बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था, जिसको सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है वराहमिरी, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है वह गुप्त काल के प्रमुख खगोलज्ञ एवं गणित शास्त्री थे। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। गुप्त नरेशों द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए भूमि दान को किस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि जो गुप्त नरेश थे उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए जो भूमि थे, ये भूमि दान किस नाम से पुकारे जाते थे, बताना है। ऑप्शन ए है अग्रहार, ऑप्शन बी है दान भूमि, ऑप्शन सी है सेवाग्राम और ऑप्शन डी है चांचर भूमि। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। गुप्त नरेशों द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए भूमि दान को किस नाम से जाना जाता था, वह नाम बताना है। फिर से ऑप्शन दोहराते हैं। ऑप्शन ए अग्रहार, ऑप्शन बी है दान भूमि, ऑप्शन सी सेवाग्राम और ऑप्शन डी है चांचर भूमि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ए हो जाएगा। अग्रहार के नाम से जाना जाता था गुप्त नरेशों के द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए भूमि दान को, अग्रहार। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अजंता की गुफाओं के बारे में निम्न में से किस सन में सर्वप्रथम पता चला। अजंता की जो गुफाएं थी इनके बारे में सबसे पहले कब पता चला था, किस सन में। ऑप्शन ए है 1818 में, ऑप्शन बी है 1824 में, ऑप्शन सी है 1844 में और ऑप्शन डी है 1855 में। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। अजंता की गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम किस सन में पता चला था। ये चारों ऑप्शन जो हैं, पहला है ऑप्शन ए है 1818, ऑप्शन बी है 1824, ऑप्शन सी है 1844 और ऑप्शन डी है 1855। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1818 अजंता की गुफा के बारे में 1818 में सबसे पहले पता चला था। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन इसका 4 ऑप्शन है, बताना है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है बयाना, ऑप्शन सी है भड़ौच, ऑप्शन डी है नालंदा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार इनमें से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है। ए पाटलिपुत्र, बी बयाना, सी भड़ौच और डी जो है नालंदा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह कौन से हो जाएंगे। यानी गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार इनमें से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है बयाना, जहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है। नालंदा बिहार का खर्च निम्न में से किस प्रकार चलाया जाता था। ऑप्शन ए है भूमि दान द्वारा, ऑप्शन बी है कराधान, ऑप्शन सी है ग्राम दान और ऑप्शन डी है भिक्षावृत्ति। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा, बताना है। नालंदा बिहार का खर्च निम्न में से किस प्रकार चलाया जाता था। ऑप्शन ए है भूमि दान के द्वारा, ऑप्शन बी है कराधान के द्वारा, ऑप्शन सी है ग्राम दान के द्वारा और ऑप्शन डी है भिक्षावृत्ति के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होंगे वो कौन से हो जाएंगे, बताना है। नालंदा बिहार का खर्च जिससे चलता था, तो इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा चलता था यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह सी है, ग्राम दान के द्वारा
नालंदा बिहार का खर्च चलाया जाता था। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, गुप्तकालीन सोने के सिक्के कहलाते थे। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है द्रह्म, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है सुवर्ण। अब यहाँ कूट दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इंगित करें, यानी कूट से सही उत्तर बताना है। इसका कूट ए है केवल 4, इसका बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? इस कूट में इसका उत्तर छिपा हुआ है। कौन सा कूट इसका सही होगा बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। कूट को हम लोग देखते हैं और इसमें जो सही ऑप्शन है वह कूट में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आप लोगों को, कौन सा होगा। तो जो दिनार है और सुवर्ण है यह गुप्तकालीन सोने के सिक्के कहलाते थे, इसलिए जो इसका ऑप्शन सी होगा वह सही हो जाएगा 1 और 4। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे कमेंट अवश्य करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।